नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज की क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जूते हुए खेत की खोज किस सभ्यता में की गई थी? जो जूते हुए खेत है उसकी खोज कौन सी सभ्यता में की गई थी? तो कालीबंगा सभ्यता में जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो उत्तर के दो जिले हैं, वहाँ पर एक गग्गर नदी बहती है, उसके किनारे पर कालीबंगा सभ्यता है। वहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जूते हुए खेत की खोज किस सभ्यता में की गई है? कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बंगा का मतलब चूड़ियाँ यहाँ पर, ठीक है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये जो कालीबंगा की खुदाई की एक फोटो है, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता कुछ इस प्रकार दिखती थी और इसके अंदर जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, जो भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है राखीगढ़ी, ठीक है। और ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है, तो ध्यान रखना है, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये राखीगढ़ी का एक चित्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? यानी कौन सा हड़प्पा का नगर है जो 3 अलग अलग भागों में विभक्त था? तो वो है धोलावीरा। जो धोलावीरा नगर है वो 3 भागों में विभक्त था। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली कौन सी बड़ी है? सबसे बड़ी तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी के बाद दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है वो है धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। धोलावीरा नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो गया किला, जिसके अंदर राजा रहता था, एक मध्य का नगर और एक निचला नगर। यानी किला, मध्य का नगर और निचला नगर, 3 भागों में विभक्त बस्ती कौन सी थी? तो धोलावीरा सभ्यता के अंदर जो बस्तियां थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता में भारत का दूसरा बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। ये है धोलावीरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए पीडीएफ तैयार करते हैं, उसके बाद क्लास लेते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हमारी मेहनत का एप्रिसिएशन देना हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट करना। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। जो लिखने की कला है उसको विकसित करने वाली जो उचित प्रणाली है वो सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता के अंदर हुई थी? तो सुमेरिया, जो सुमेरिया सभ्यता है उसके अंदर लेखक कला की उचित प्रणाली विकसित हुई थी। सुमेरिया सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। यानी लिपि का सबसे पहले किसी ने आविष्कार किया तो वो सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने किया है, ठीक है। उनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। आदिम का मतलब पुराना था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि का सामान्य प्राचीन लिपि माना जाता है। जो सुमेरिया सभ्यता की लिपि का नाम था क्यूनिफॉर्म, और वो ही प्राचीन लिपि मानी जाती है। क्यूनिफॉर्म लिपि कुछ इस प्रकार की थी, जो डायग्राम में आपको दिख रही है वो क्यूनिफॉर्म लिपि है। 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो वो तो थी सुमेरिया, ठीक है। सुमेरिया सभ्यता के लोग कौन सी लिपि में लिखते थे? तो क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखते थे। कौन सी? क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है वो कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के अंदर है और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। ये सूर्य देवता को समर्पित है। जो ये गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को तो समर्पित है। इसके लेखक है विश्वामित्र। ये मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। जो ऋग्वेद है उसके तृतीय मंडल के अंदर गायत्री मंत्र लिखा गया है, ठीक है, वर्णित है, और सूर्य देवता को समर्पित है और विश्वामित्र इसके रचनाकार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सार्वधिक वर्णित नदी है। जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसके अंदर सार्वधिक कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का। सिंधु नदी का वर्णन क्यों किया गया है? सिंधु नदी का वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण
हिरण्ययी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। जो सिंधु नदी है उसके आर्थिक महत्व के कारण इसको क्या बोलते हैं, हिरण्ययी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिरण्ययी बोलते हैं। ये सिंधु नदी का प्राचीन एक चित्र है जिसके अंदर सिंधु नदी पहाड़ों के बीच में से प्रवाहित हो रही है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, जो जैन धर्म है उनके संस्थापक कौन है? तो आप सब जानते हो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव है जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर तो है ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी मानते हैं। ठीक है, जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं, ऋषभदेव या आदिनाथ, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी हैं और जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रसार किया था। तो दोनों चीजें आपको क्रिस्टल अलग अलग क्लियर करनी है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक तो थे ऋषभदेव या आदिनाथ, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रसार किया था। तो ये है ऋषभदेव जी की फोटो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? जो गौतम बुद्ध है उन्होंने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? सर, ये निर्वाण क्या होता है? निर्वाण क्या होता है? बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर कोई व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको निर्वाण बोलते हैं। सीधी सीधी भाषा में यही है। तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है निर्वाण के बारे में? बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है। ये है गौतम बुद्ध जी, इनकी एक फोटो है गौतम बुद्ध की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, जो भगवान महावीर है उनका प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली है वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। जमाली है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का जन्म है वो क्षेत्रीय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। ठीक है, सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो भगवान महावीर और यशोदा से एक पुत्री प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया प्रियदर्शना। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। उनका विवाह जमाली से हुआ था। तो जमाली नाम का था वो प्रियदर्शना का पति था, और जो भगवान महावीर है उनका क्या लगता था? वो दामाद लगता था। ठीक है, तो बाद में महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य है वो उनके दामाद जी जमाली बने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ठीक है, भगवान महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। उस पुत्री के पति का नाम जमाली था, जो कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, जो पाटलिपुत्र हैं उनके संस्थापक कौन थे? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु जी पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ठीक है, ये किंग अजातशत्रु की फोटो आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम पर एक किला बनाकर किया था। एक क्वेश्चन इसके अंदर और इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है कि जो पाटलिपुत्र है वो कौन सी नदियों के किनारे पर बसा हुआ है या संगम पर बसा हुआ है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी अजातशत्रु ने। ठीक है, एक उदयन नाम का राजा हुआ था। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। ठीक है, मगध जो साम्राज्य था उसकी पहले जो राजधानी थी वो राजगृह थी, वहां से पाटलिपुत्र के अंदर स्थानांतरित की थी। किस शासक ने की थी? तो उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने की थी। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? वो की थी अजातशत्रु ने। कौन सी नदियों के किनारे? सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर। ठीक है, तो ये किंग अजातशत्रु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत के अंदर। सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। 1613 ईस्वी में कौन से शासक ने? जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत के अंदर। ये फैक्ट्री की फोटो है, फैक्ट्री के अंदर से ली गई फोटो है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत के अंदर, और 1613 ईस्वी के अंदर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, भारत जो यूनियन है उसके संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है वो भारत संघ के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की थी। कंप्लीट लाइन के अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं। 26 जुलाई 1876
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की थी। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर की थी। ये हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने भारत संघ की स्थापना की थी और ये भारत संघ के संस्थापक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी, ये है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे की जो घटना है वो कहाँ पर हुई थी? तो ये बैरकपुर के अंदर हुई थी। कहाँ पर? बैरकपुर के अंदर थी। एक्चुअल में घटना क्या थी उसके बारे में अपन समझते हैं। 29 मार्च 1857 का टाइम था। बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, जिसका मुख्य कारण एक ये भी था कि चर्बी वाले जो कारतूस प्रयोग लेते थे उससे धर्म भ्रष्ट की जो अवधारणा थी वो सैनिकों में फैल गई थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। तो उसी कड़ी के अंदर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। तो ये थी मंगल पांडे की घटना, जो कि बैरकपुर के अंदर 29 मार्च 1857 को हुई थी। घटना क्यों हुई थी? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, जिससे एक सैनिक था मंगल पांडे, उसने अपने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। तो ये है मंगल पांडे जी। ठीक है, बैरकपुर के अंदर ये घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पूछिए तो ये है ग्वालियर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। तो ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। यह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महान योद्धा। इसकी ये तस्वीर है, बहुत ही शानदार लेडी। इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना, आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। मृत्यु के स्थान पर इनकी समाधि बनी हुई है ग्वालियर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड जो कैनिंग है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैनिंग है, जो लॉर्ड कैनिंग है, वो भारत में कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वॉइसरॉय था। दो चीजें हैं लॉर्ड कैनिंग को लेकर, क्या है? कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है ये, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वॉइसरॉय था। तो भारत का पहला वॉइसरॉय है ब्रिटिश सम्राट के अधीन, और कंपनी के अधीन जो नियुक्त है अंतिम गवर्नर जनरल वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ये है लॉर्ड कैनिंग जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। जो 1921 का मोपला विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार के अंदर मोपला विद्रोह हुआ था। एक्चुअल में मोपला विद्रोह था क्या, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। दक्षिण मालाबार जो कि केरल के अंदर पड़ता है, दक्षिण मालाबार केरल के अंदर पड़ता है। दक्षिण मालाबार के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतिहरों को मोपला कहते हैं। पहली बात तो मोपला बोलते किसको है? मोपला किसको बोलते हैं? जो दक्षिण मालाबार यानी केरल है, उनके मुसलमान पट्टेदार और जो खेतिहर हैं उनको मोपला कहते हैं। जहां जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियां नमूद्री तथा नायर जातियों से वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह को दो कारण थे। इन दो जातियों को लेकर ये विद्रोह हुआ था। दो कारण थे। कारण क्या थे? पहले जमींदारों का अत्याचार। ये जो नबूदरी और नायर जातियों के जमींदार थे, एक तो इनका अत्याचार, और दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विरोधी नीतियां हैं, इन दोनों की वजह से 1921 के अंदर मोपला का विद्रोह हुआ था केरल के अंदर। ठीक है, ये मोपला विद्रोह की एक फोटो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? जो भारत के अंदर प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दे बंगाल गजट। दे बंगाल गजट भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है। ये दे बंगाल गजट का मुख्य पृष्ठ की एक कटिंग है। ठीक है, बंगाल गजट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आज अपन पढ़ते हैं। 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। जो J.A. हिक्की है, उन्होंने बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित करना शुरू किया। इस अखबार के अंदर वो क्या करते थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी आलोचना करते थे। तो इन आलोचनाओं के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको सजा दी, इन्होंने सजा भुगती, लेकिन पत्र के अंदर अपनी नीति नहीं बदली, यानी जो कंपनी की आलोचनाएं करना बंद नहीं की। इसी के चलते हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इसी
इस प्रकार से ये बंगाल गजट का अंत हो गया। जो हिक्की की प्रेस थी उसको अंत में उनको जब्त करना पड़ा, उसके बाद ये बंगाल गजट का अंत हो गया। तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट। कौन प्रकाशित करते थे? J.A. हिक्की। कब? 1780 के अंदर। बंद क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर ये कंपनी के आलोचना करते थे। पहले तो इन कंपनी ने इनको सजा दी, फिर भी ये नहीं रुके तो इनकी प्रेस को जब्त कर लिया और बंगाल गजट का अंत कर दिया। ये है बंगाल गजट की एक पृष्ठ की फोटो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर किसका विकास किया जाना था? तो प्राथमिक शिक्षा पर। जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी उसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा पर विकास किया जाना इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? जो भारत के अंदर पुनर्जागरण आंदोलन हुए थे उनके पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जो है वो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। ठीक है, राजा राममोहन राय की कुछ उपाधियां मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से सेक्शन दिया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी मैं आपको लाइंस बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर एग्जामों में पूछी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो इनका ध्यान रखना आप। ठीक है, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। तो ये राजा राममोहन राय की उपाधियां हैं जो सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी उपाधियां हैं? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी पूछी जाती है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सन आपको मैं बता देता हूँ। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इस निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी कि भाई बंगाल का विभाजन करेंगे। इसका जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, यानी 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया गया था। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखना है, बंगाल के विभाजन निरस्त कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली दरबार के अंदर 1911 के अंदर हुआ था। ये है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बिना बालों वाला लॉर्ड कर्जन 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के समय वो इसराय था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। गांधी जी के नेतृत्व में अपना आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण की नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। ठीक है, ये क्या था? किसान सत्याग्रह था 1917 के अंदर जो हुआ था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो कि वर्ष 1920 और 22 में चलाया गया था। ठीक है, कि भाई गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन तो वर्ष 1917 के अंदर चंपारण में नील की खेती के करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन आपसे पूछे तो वो असहयोग आंदोलन था, जो कि वर्ष 1920 और 22 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये गांधी जी हैं, आप सब जानते हो, नोटों पे देखते हो, सब कुछ इसी के लिए करते हो। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? जो पंजाब केसरी है वो उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये पंजाब के थे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसी के लिए इनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ये है लाला लाजपत राय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? जो आनंद मठ है उसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई है आनंद मठ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो स्वतंत्र भारत था उसका अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सी राजगोपालाचारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वंदे मातरम गीत किनका लिखा हुआ है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ है वंदे मातरम गीत।
लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मेकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। किससे? लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था। लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा गया है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी है और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? तो आपको पता है वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था उसने खोजा है। तो ये पुर्तगालियों ने खोजा है। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये अगला क्वेश्चन है वो ऊपर वाले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के सारनाथ स्तंभ में निचले भाग पर कौन से जानवर निरूपित है? क्वेश्चन कैसा आता है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा जानवर नहीं है? तो आपको चारों जानवर याद होने जरूरी है। जो सारनाथ स्तंभ है अशोक का, उसके नीचे एक तो हाथी का डायग्राम मिलेगा आपको, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह। कौन कौन से? हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। अगला क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? कौन कौन सी तीन विधियां? एक तो सहिष्णुता, एक उदारता, एक करुणा। ऐसा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? जो अशोक के अभिलेख है उसके एक पुत्र की चर्चा की गई है। कौन से पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर। तीवर की चर्चा केवल अभिलेखों में मिलती है। एकमात्र पुत्र तीवर की चर्चा मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासक था? जो दिल्ली सल्तनत था उसके अंदर सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासक था? तो तुगलक। तुगलक वंश का शासनकाल सबसे लंबा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? जो हिंदुस्तान है उसकी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने अपने किस अभिलेख में स्वयं का उल्लेख किया है? अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर उसके स्वयं का उल्लेख किया गया? तो मास्की के अभिलेख में। किसके? मास्की के अभिलेख में। अशोक ने ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो अशोक का ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये नाम। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना भी की थी। अशोक के बारे में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जितने भी संभावित क्वेश्चन है अशोक के बारे में मैंने आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? सती प्रथा पर निषेध लगाने वाला मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने मध्यकालीन भारत के अंदर सती प्रथा पर निषेध लगाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम उत्तर भारत के अंदर सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? तो फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में सीधा सीधा पूछा गया है। जो मराठा शक्ति है उसका उदय कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? तो शिवाजी। ठीक है, मराठा शक्ति का जन्मदाता कौन है? शिवाजी। और उनका उदय कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। कहाँ में हुआ था? फरगना में हुआ था। 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, ये बाबर आजम नहीं है, ये बाबर हिस्ट्री वाला ही है। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1526 ईस्वी में। किन किन के बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ये जो युद्ध है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है हिस्ट्री के अंदर। आप पढ़ते हो तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का, हल्दी घाटी के, ये युद्ध पढ़ते हो। इस युद्ध को आप नहीं पढ़ते हो। मैं बताता हूँ हिस्ट्री का सबसे कोई अच्छा युद्ध था तो ये युद्ध था खानवा का युद्ध। अगर आप उसको चाहे पेपर की दृष्टि से देख लो या अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हो तो उसकी तरफ से देख लो। खानवा का युद्ध सबसे शानदार युद्ध था। इसके अंदर महाराणा सांगा
इतनी शानदार तरीके से लड़ा था कि आप सोचोगे कि एक सैनिक ऐसे भी लड़ सकता है। तो इसके बारे में आप जरूर नॉलेज लेना। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी और खानवा का युद्ध अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपने हिस्ट्री पढ़ा नहीं, ठीक है। तो खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1527 ईस्वी के अंदर राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट युद्ध है, ध्यान रखना। बाबर और मोदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। खानवा के युद्ध के बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध, ठीक है। खानवा के युद्ध के अंदर जब बाबर जीत गया था तो उसने 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिनी राय के साथ, ठीक है। बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके अंदर जो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके अंदर पाती परवन को अपनाया गया था। तो आप बताना पाती परवन क्या होती है, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर की आत्मकथा उसको किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी। इसको अपन बाबरनामा भी बोलते हैं। तुजुक ए बाबरी के नाम से बाबर की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत के जो प्रथम युद्ध है उसके अंदर बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। किस युद्ध में बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू जो विक्रमादित्य है उसके बीच में लड़ा गया था, ठीक है। ध्यान रखना, अकबर हेमू विक्रमादित्य के बीच 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो अकबर जीता था। कौन जीता था? अकबर जीता था। हेमू विक्रमादित्य हार गए थे, अकबर जीत गया था, ठीक है। भारत में प्रथम विधि निर्माता कौन था? भारत में सबसे पहले कोई कानून का निर्माता था तो वो कौन था? मनु। मनु भारत में प्रथम विधि निर्माता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत में प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा अभी, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि अलूक कणाद। जो अलूक कणाद है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि गौतम। जो महर्षि गौतम है वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से छाप दो। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के तो प्रतिपादक थे जैमिनी। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि उलूक कणाद। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो ये जो ऊपर वाले 5 क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग वाले, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक तो है महर्षि उलूक कणाद। न्याय दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि गौतम। सांख्य दर्शक के प्रतिपादक है कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक है जैमिनी, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंतिदुर्ग। ये थे हिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 बार क्लास को ले लीजिए। सारे सब्जेक्ट की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी श्रृंखला में अपने इस यूट्यूब चैनल पर चलाता हूँ। बहुत ही शानदार कंटेंट है। प्लेलिस्ट सेक्शन देखो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट की वीडियो देखो। बहुत ही शानदार कंटेंट, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नई सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो। टेक केयर। जय हिंद।